हाय एवरीवन। सो आज का हमारा टॉपिक है लेटेस्ट थर्मल कंडक्टिविटी ऑफ सॉलिड, ठोस की जालक ऊष्मा चालकता। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? बेसिकली आपने देखा होगा, अगर आप कोई मेटल की कोई रोड लेते हैं, मेटल की रोड को अगर यहाँ से आप गर्म करें, इस जगह से हम उसे हीट दें, तो हम देखते हैं कि थोड़े टाइम बाद उसका जो दूसरा सिरा होता है वो भी गर्म हो जाता है, क्योंकि यहाँ से यहाँ पे हीट का कंडक्शन होता है, ऊष्मा का चालन होता है। अब मेटल के अंदर ये बहुत फास्ट होता है, क्योंकि उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ तक एनर्जी को, हीट को ट्रांसफर करते हैं। लेकिन अगर आप ऐसा मटेरियल ले जो कि मेटल नहीं है या नॉन कंडक्टर है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, उनका रोल बहुत कम होता है, लेकिन फिर भी ज्यादा तो उतना गर्म नहीं कर पाते दूसरा सिरा, बट फिर भी थोड़ा बहुत गर्म हो जाता है। और वो जो थोड़ा बहुत गर्म होता है वो मेनली किसकी वजह से होता है? लेटिस की वजह से होता है। क्योंकि होता क्या है कि जब अपन इसको गर्म करते हैं तो यहाँ पर जो पार्टिकल्स होते हैं, जिसे हम बोलते हैं फोनोन, ओके, ये फोनोन जो होता है वो वाइब्रेशन का क्वांटम होता है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं यहाँ पे लेटिस के, वो वाइब्रेट करने लगते हैं। और वाइब्रेशन से एक पार्टिकल सपोज वाइब्रेट करता है, तो वाइब्रेशन के टाइम पे वो सेकंड वाले पार्टिकल से टक्कर करेगा, तो उसको वो अपनी एनर्जी ट्रांसफर कर देगा। दूसरा वाला पार्टिकल वाइब्रेट करेगा तो वो तीसरे वाले को ट्रांसफर कर देगा, और इस तरह से हमारे पास हीट जो है वो दूसरे सिरे तक पहुंच जाएगी। तो हम यहाँ पर, क्योंकि जालक, देखो जालक जब लिखा हुआ हो तो आपको समझ जाना है कि ये दो तरह की ऊष्मा चालकताएं होती है किसी भी सब्सटेंस के अंदर। एक तो लेटिस वाली, जो कि मैंने अभी बताया था कि वाइब्रेशन की वजह से ट्रांसफर होता है, और एक होता है इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता, जो हम इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में देखेंगे। हमारे पास यहाँ पर ये वाले टॉपिक में हम जालक की वजह से करेंगे, यानी वाइब्रेशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है उसको हम देखेंगे। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जो ट्रांसफर हो रही है उसको हम नहीं देखेंगे। सपोज करो हमारे पास यहाँ पर 3 प्लेन है, ओके। ये 2 डायमेंशन में है, मतलब ये ऐसे रखे हुए होंगे, ये देखो, ये आपके पास इस तरह से स्क्रीन के परपेंडिकुलर 3 प्लेन रखे हुए हैं, ओके। यहाँ पर हम मान लेते हैं कि तीनों का जो टेम्परेचर है वो डिफरेंट है, और ये पूरे मटेरियल में ही है। मतलब मान लीजिए हमने एक ही ये लेटिस लिया है या क्रिस्टल लिया है या सॉलिड लिया है, और उसी सॉलिड में 3 लेयर है, और इन तीनों लेयर में हम जैसे जैसे इस सॉलिड में हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं, हम मान के चल रहे हैं कि सपोज जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम जेड डायरेक्शन में जा रहे हैं। ऊपर की डायरेक्शन क्या ले लेंगे अपन? जेड ले लेंगे। और जैसे जैसे हम यहाँ नीचे से ऊपर जाते हैं, तो ये वाली जो लेयर है आपकी, मान लीजिए वो z इक्वल टू 0 पे है, ये आपकी z इक्वल टू कोई डिस्टेंस पे होगी। तो इन दोनों लेयर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो हम मान लेते हैं लेमडा है। सिमिलरली इन दोनों के बीच की डिस्टेंस भी कितनी है? लेमडा है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि नीचे से ऊपर जा रहे हैं, तो टेम्परेचर अगर हमारा इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में यहाँ का टेम्परेचर, सपोज सबसे सेंटर वाली जो लेयर है उसका टेम्परेचर मान लीजिए T है, तो नीचे वाली का उससे कम होना चाहिए, तो हम मान लेते हैं T माइनस डी टी। और सबसे ऊपर वाली का ज्यादा होना चाहिए, तो इसका टेम्परेचर मान लेते हैं हम T प्लस डी टी, यहाँ पे हो जाता है, ओके। ये लेयर हमारी A है, ये लेयर हमारी B है, और ये लेयर हमारी C है। ये इनकी जो बीच की डिस्टेंस हमने ली है लेमडा, ये लेमडा आपका है फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ। अभी मीन फ्री पाथ की डेफिनेशन क्या होती है? मीन फ्री पाथ होती है कोई भी पार्टिकल टक्कर से पहले, दो टक्करों के बीच में या दो बार कोलाइड करने के बीच में बिना टकराए जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है उसे, सपोज यहाँ एक पार्टिकल का टक्कर हुई, उसके बाद सीधे यहाँ पर हुई, तो इस बीच में कोई टक्कर नहीं हुई, तो ये डिस्टेंस आपकी क्या हो जाएगी? मीन फ्री पाथ बोलेंगे। तो हम मीन फ्री पाथ इसलिए ले रहे हैं ताकि अगर कोई पार्टिकल इस बी वाली लेयर में उसकी टक्कर हुई हो, और टक्कर की वजह से मान लीजिए वो नीचे की तरफ जाता है, तो अब सीधा जाके वो ए लेयर को क्रॉस करेगा ही करेगा, ए से बी तक के बीच में उसकी दोबारा कोई कोलिजन नहीं होगी, इसलिए हम ये डिस्टेंस लेमडा लेके चल रहे हैं, ओके। अब हम ये मानेंगे कि सपोज हमारे पास ये जो सॉलिड है, जिस सॉलिड के हमने अंदर हमने ये लेयर्स ली है, उस सॉलिड में हमारे पास नंबर ऑफ एटम्स या नंबर ऑफ फोनोन्स, हम पार्टिकल्स को बोलेंगे। देखो मैंने आपसे बता दिया कि कौन से पार्टिकल है, वाइब्रेशन की वजह से जब आपके पास हीट ट्रांसफर हो रही है, तो आपके पास कौन से पार्टिकल है जो हीट को ट्रांसफर कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं फोनोन।
ये आपके पास वाइब्रेशन का क्वांटम होता है। जैसे आप फोटोन की बात करो, अगर मैं आपसे कहूँ कि फोटोन कहीं पे जा रहा है तो आप कहोगे कि वो लाइट को अपने साथ लेके जा रहा है, क्योंकि जो फोटोन होता है वो हमारे पास लाइट का क्वांटा होता है, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्वांटा होता है। वैसे ही जो फोनोन है हमारे पास वो क्या होता है, वाइब्रेशन का क्वांटा होता है। सो वाइब्रेशन की वजह से जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो कौन पार्टिकल कर रहा है, उसको फोनोन कर रहा है। वैसे ही अगर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, वो खुद आपके पास हीट का ट्रांसफर कर रहा है। तो हमारे पास ये अलग-अलग टाइप के पार्टिकल्स हैं जो एनर्जी का ट्रांसफर हमारे पास अलग-अलग तरीके से हो सकता है। हम यहाँ फोनोन की वजह से देखेंगे कि कितनी हीट ट्रांसफर हो रही है। ओके, सो आपको डायग्राम आई होप क्लियर है। अब हम देखते हैं ये आर, व्हाट इज दिस, ये हमारे पास है रेट ऑफ हीट फ्लो पर यूनिट एरिया। अब इसका मतलब समझना क्या मैं कहना चाह रही हूँ। रेट का मतलब कोई जो हीट होगा वो अपन को देखना है 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से, ध्यान से समझना है ना, 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से कितनी हीट फ्लो हुई है, कितनी हीट या कितनी एनर्जी, एनर्जी या हीट एक ही बात है हमारे पास। सो कितनी एनर्जी जो है वो फ्लो हुई है 1 सेकेंड में और यूनिट एरिया से, तो उसे हम रिप्रेजेंट करेंगे किससे, आर से। सो आर का मतलब आप समझ गए। हम सबसे पहले एनर्जी निकाल लेंगे, कितनी एनर्जी ट्रांसफर हो रही है, फिर हम देख लेंगे कि वो कितने एरिया से हो रही है और कितने टाइम में हो रही है। तो हम एरिया से डिवाइड कर देंगे और टाइम से डिवाइड कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1 सेकेंड में यूनिट एरिया से कितनी हीट ट्रांसफर आपके पास हुई है। अब हम फोकस करेंगे सबसे पहले ओनली वो फोनोन्स जो कि लेयर बी में प्रेजेंट है। ओके, अब हमारे पास क्या होता है कि कोई पार्टिकल जो होता है उसके चांसेस सारी डायरेक्शन में मूव करने के बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं, यानी सारी डायरेक्शन में उसके जाने की जो प्रोबेबिलिटी होती है, प्रायिकता होती है, वो क्या होती है, सेम होती है। तो सपोज आपके पास यहाँ पे, मान लीजिए आपके पास यहाँ पे कितने पार्टिकल्स है, इस लेयर में n पार्टिकल्स हैं, तो वो किधर किधर जा सकते हैं। अब आपके पास 3 डायरेक्शन पॉसिबल है, देखो x y z, लेकिन साथ साथ में इनकी भी नेगेटिव डायरेक्शन में पॉसिबल है, -x -y -z। सो देखो, इसका मतलब अगर मैं आपसे बोलूं कि n आपके पास पार्टिकल यहाँ पे रखे हुए हैं, सपोज n यहाँ पे है, तो इधर कितने जाएंगे, n/6, इधर कितने जाएंगे, n/6, ऊपर कितने जाएंगे, n/6, नीचे कितने जाएंगे, n/6। सिमिलरली स्क्रीन के परपेंडिकुलर अंदर के साइड कितने जाएंगे, n/6, और बाहर कितने आएंगे, n/6, क्योंकि टोटल 6 डायरेक्शन पॉसिबल है। 6 में जाने की प्रोबेबिलिटी अगर सेम है तो किसी एक डायरेक्शन में कितने जाएंगे आपके पास, n/6 जाएंगे। ओके, सो वापस अब अपन लेयर देखते हैं। ये बी लेयर की बात हो रही थी और ये आपके पास ए लेयर थी, तो यहां से इसका मतलब ऊपर से, इस बी लेयर से नीचे की तरफ कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स या कितने नंबर ऑफ फोनोन्स आएंगे, n/6, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में हमें लेना है, तो नीचे की तरफ n/6 जाएंगे और ऊपर की तरफ भी n/6 जाएंगे। जो ऊपर की तरफ जाएंगे वो लेयर सी को क्रॉस करेंगे, और जो नीचे की तरफ आएंगे वो लेयर ए को क्रॉस करेंगे, और जो बी में फोनोन्स है उनका टेम्परेचर कितना है, T है। अब देखो, हमारे पास नंबर ऑफ फोनोन्स आ गए। अब देखो हमारे पास क्या होता है कि एक्चुअली एक फोनोन के पास जो एनर्जी होती है, क्योंकि ये पार्टिकल क्या है, फ्री पार्टिकल है। अगर कोई पार्टिकल बिल्कुल फ्री होता है तो ध्यान रखना उसके पास पोटेंशियल एनर्जी कुछ नहीं होती है, उसकी सारी एनर्जी उसकी काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में होती है। और एक पार्टिकल के पास, आपके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT होती है। ये आपको ध्यान रखना है, एक पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है, 3/2 kT होती है। क्योंकि हमने आप लोगों ने थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स में पढ़ा होगा ऊर्जा समविभाजन का सिद्धांत, एनर्जी इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी। वो क्या कहता है कि कोई पार्टिकल अगर एक डायरेक्शन में मूव करने के लिए फ्री है तो उससे एसोसिएटेड एनर्जी कितनी होती है, ½ kT। हमारा पार्टिकल कितना जा रहा है, एक्स में जाने के लिए फ्री है, वाई में जाने के लिए फ्री है, जेड में जाने के लिए फ्री है, तो उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, मल्टीप्लाई कर दो 3 से। सो आपके पास उसकी काइनेटिक एनर्जी कितनी आ रही है, 3/2 kT आ रही है। तो यहाँ पर हर फोनोन जो होगा उसकी एनर्जी कितनी होगी, 3/2 kT होगी। ओके, यहाँ पर इसी तरह हमारा सी और ए में हम पार्टिकल्स की एनर्जी निकाल सकते हैं। तो ये एक फोनोन की जो एनर्जी होती है वो होती है आपके पास एवरेज एनर्जी 3/2 kT। हमारे पास किसी टाइम पे नीचे की तरफ कितने फोनोन जा रहे हैं, n/6 जा रहे हैं, तो n/6 की अगर अपन एनर्जी निकालेंगे तो किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 3/2 kT से मल्टीप्लाई कर देंगे। बट हम डायरेक्टली n/6 को मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि हमें ये कहा जा रहा है कि जब ये बी लेयर से नीचे की तरफ पार्टिकल्स जाएंगे तो ये तो पूरी लेयर से गुजर रहे हैं, राइट। हम क्या निकालना चाहते हैं, हम ये देखना चाहते हैं कि यहां से यहां तक जो पार्टिकल आ रहे हैं वो एक तो यूनिट एरिया में से गुजरने चाहिए, ये ध्यान रखना, एक तो यूनिट एरिया से गुजरने चाहिए, और एक
1 सेकंड में निकल जाने चाहिए। तो ये दोनों कंडीशन जब अप्लाई करते हैं तो नंबर चेंज हो जाएगा, क्योंकि देखो ये n/6 कौन से हैं, जो पूरी लेयर के एरिया से गुजर रहे हैं। हमें पूरी लेयर के एरिया से नहीं चाहिए, हमें यूनिट एरिया से चाहिए। तो यूनिट एरिया से कितने फोनोन गुजरेंगे ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे, सपोज ऊपर हम सर्कुलर एरिया, ये बी जो लेयर है इस लेयर में कोई सर्कुलर एरिया आप इमेजिन करो, और यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से यहाँ तक का मान लीजिए एरिया आपके पास कितना है, ये देखो एक सिलेंडर इमेजिन किया है। ओके, अब अपन मान लेते हैं कि ये जो सर्कुलर एरिया है इसका एरिया है 1, क्योंकि हमें कितने से चाहिए, यूनिट एरिया से। तो अब पूरी लेयर का एरिया, तो सपोज करो यहाँ से यहाँ तक का तो आपके पास ए था, लेकिन हमने क्या कर लिया, उसमें केवल एक सर्कुलर क्रॉस सेक्शन इमेजिन कर लिया है, सर्कुलर एरिया ले लिया है और उसका एरिया हमने मान लिया है 1। तो इसका मतलब यहाँ से कोई फोनोन गुजरेगा तो हम उसको काउंट नहीं करेंगे, लेकिन इस सिलेंडर वाले एरिया से अगर कोई भी फोनोन गुजरता है तो हम ये कहेंगे कि हाँ वो वाला जो फोनोन है वो यूनिट एरिया से पास हो रहा है, तो हम उसको कंसिडर करेंगे। यहाँ से कोई फोनोन गुजरेगा तो हम उसे कंसिडर नहीं करेंगे। तो केवल सिलेंडर के अंदर अंदर जो फोनोन आएंगे वो हम काउंट करेंगे। तो यूनिट एरिया वाला कंसेप्ट तो डन। अब हमें चाहिए यूनिट टाइम में, यानी 1 सेकंड के अंदर अंदर वो इस बी से निकल के और ए वाली लेयर तक पहुंच जाए। ओके, तो हम मान लेते हैं ना, मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की इसकी जो लेंथ है वो हमें लेंथ निकालनी है। तो देखो सपोज ये जो फोनोन है वो फोनोन मान लीजिए किस स्पीड से ट्रेवल करते हैं, तो आप यहाँ पर देख लीजिए एक बार, स्पीड ऑफ फोनोन, फोनोन की स्पीड मान लीजिए हम लेते हैं सी बार, है ना, एवरेज स्पीड लेते हैं अपन, तो फोनोन की स्पीड है सी बार। अब आप मुझे बताइए कि अगर सी बार स्पीड से वो यहाँ से चलना शुरू करता है और उसे कहाँ पर जाना है, उसे नीचे वाली लेयर तक आना है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी, अब हमें पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला कितना होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो स्पीड आपकी कितनी आ जाएगी, सी बार, और टाइम अब हम चाहते हैं कि वो, हम सिर्फ उन्हीं फोनोन को देखना चाहते हैं जो बी से निकले और ए तक पहुंचने में उनको कितना टाइम लगना चाहिए, यूनिट टाइम लगना चाहिए। तो टाइम की वैल्यू हम कितनी पुट कर देंगे, 1। तो आपके पास डिस्टेंस कितनी आ रही है, सी बार, यानी इस सिलेंडर की यहाँ से लेकर यहाँ तक हाइट कितनी होनी चाहिए, सी बार होनी चाहिए। अगर इस सिलेंडर की हाइट सी बार हुई है तो हम ये कह सकते हैं कि हर वो फोनोन जो इस सिलेंडर के अंदर होगा और वो बी से निकला होगा और ए की तरफ गया होगा, तो बी से ए की तरफ जाने में हर वो फोनोन जो है इस लेयर के यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में क्रॉस कर लेगा, क्योंकि हमने यूनिट एरिया की कंडीशन भी अप्लाई कर दी और हमने यूनिट टाइम की कंडीशन भी अप्लाई कर दी। तो हमें अब सिर्फ क्या काम करना है, ये जो सिलेंडर हमने बनाया है इसके अंदर जितने भी फोनोन्स आ रहे हैं उनका नंबर हमें निकालना है कि कितने नंबर ऑफ फोनोन्स इसमें हैं, क्योंकि जितने भी नंबर ऑफ फोनोन्स इसमें होंगे वो सारे के सारे यूनिट एरिया को यूनिट टाइम में क्रॉस कर जाएंगे। ओके, तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम निकालते हैं। सिलेंडर का वॉल्यूम आपके पास होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर क्या होता है, ये जो ऊपर वाला सर्कल होता है इस सर्कल का एरिया, लेकिन वो सर्कल का एरिया हमने कितना लिया है, 1। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू तो कितनी हो जाएगी, 1। और एच आपके पास क्या है, हाइट, हाइट हमने अभी अभी निकाला, इसका कितना है, सी बार। तो आपके पास वॉल्यूम कितना आ रहा है सिलेंडर का, सी बार आ रहा है ना। अब देखो, सो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर हमारे पास कितना आ रहा है, सी बार। अब मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर ये बी लेयर है और ये ए लेयर है, बी से कंटिन्यू टोटल नंबर ऑफ फोनोन्स कितने जा रहे थे, n/6 जा रहे थे नीचे, लेकिन हमें सिर्फ वो लेने हैं जो सिलेंडर के अंदर हो। तो देखो टोटल वॉल्यूम में से हमारे पास यहाँ पर देखो ये जो है n, सो देखो n मान लीजिए नंबर ऑफ फोनोन लेना, नंबर ऑफ फोनोन पर यूनिट वॉल्यूम, ये आप ध्यान रखिएगा। हमारे पास एकांक आयतन में फोनोनों की संख्या है n। ओके, नंबर ऑफ फोनोन पर यूनिट वॉल्यूम हमारे पास कितना दिया है, n, राइट। तो हमें इस सिलेंडर के अंदर कितना मिलेगा, सो आपके पास अगर नंबर ऑफ फोनोन हमें निकालना है इन सिलेंडर, हमारे सिलेंडर के अंदर कितने आ जाएंगे, अगर यूनिट वॉल्यूम में n है तो हमारे सिलेंडर में कितने आ जाएंगे, हमें n को किससे मल्टीप्लाई करना है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, और वो हमारे पास कितना है, n/c बार। लेकिन क्योंकि हमने देखा था कि जो टोटल नंबर है n उसका 1/6 पार्ट ही नीचे जाएगा, और हमने जो सिलेंडर लिया है
हम ये चाह रहे हैं कि वहां से जो पार्टिकल गुजरे वो इस ए लेयर को भी क्रॉस करे। तो ए लेयर को तभी वो क्रॉस कर सकते हैं जब वो नीचे आए, क्योंकि अगर यहाँ से कोई पार्टिकल ऊपर गया तो क्या वो कभी ए लेयर को क्रॉस करेगा? नहीं करेगा। अगर कोई पार्टिकल इधर जाएगा तो भी ए लेयर को क्रॉस नहीं करेगा, अगर इधर जाएगा तो भी ए लेयर को क्रॉस नहीं करेगा। तो हमें सिर्फ वो पार्टिकल चाहिए जो ऊपर से नीचे की तरफ आए, और ऊपर से नीचे की तरफ n नहीं था, कितना था? n/6 था। तो हम यहाँ पर देख लो नंबर ऑफ फोनॉन्स इन सिलेंडर जो कि नीचे जा रहे हैं, मूविंग डाउनवर्ड। टोटल तो एन सी बार होंगे, लेकिन सिर्फ नीचे जाने वाले फोनोन सिलेंडर में कितने हो जाएंगे? n/6। तो अब आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि ये n/6 जो है ये आपको ध्यान रखना है। दीज आर नंबर ऑफ फोनोन्स क्रॉसिंग यूनिट एरिया इन यूनिट टाइम। ठीक है, ये आपके पास लेयर ए के एकांक क्षेत्रफल को एकांक समय में क्रॉस कर रहे हैं। और मैंने आपसे कहा था कि एक पार्टिकल की एवरेज एनर्जी होती है 3/2 kT। तो जब ये पार्टिकल आपके पास यहाँ से बी से लेके ए तक में ट्रेवल कर जाएंगे तो आपके पास एनर्जी कितनी फ्लो हो गई, एनर्जी फ्लो बताना चाह रही हूँ मैं, उसको आर से रिप्रेजेंट करेंगे हमारे पास, है ना। नंबर तो इतना है, इनके करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी है वो कितनी फ्लो होगी। तो अब आप थोड़ा सा यहाँ ध्यान से देखना आपको कि यहाँ एक्चुअल में अपने पास टेम्परेचर कितना T, और यहाँ टेम्परेचर कितना है T-dt। तो आपके पास यहाँ से यहाँ तक में टेम्परेचर में चेंज कितना आ रहा है? dt का आ रहा है। इसलिए ध्यान रखना, जो एनर्जी फ्लो होता है, एनर्जी फ्लो का मतलब होता है कि इस लेयर में आपके पास एनर्जी और इस लेयर में आपके पास एनर्जी, निकाल लो दोनों का जो डिफरेंस है वही आपके पास अमाउंट ऑफ एनर्जी फ्लो होगा। तो देखो नंबर ऑफ फोनोन लेना है सबसे पहले, ये नंबर ऑफ फोनोन ले लिया। एक फोनोन की एनर्जी होती है 3/2 kT, तो ये 3/2 के नंबर ऑफ फोनोन को एनर्जी से मल्टीप्लाई करना है, तो 3/2 के मल्टीप्लाई कर दिया। अब जब आप टी की जगह आप क्या लेंगे? दोनों लेयर के टेम्परेचर का डिफरेंस लेंगे, क्योंकि हमारे पास एनर्जी फ्लो का मतलब होता है एक लेयर से दूसरी लेयर में कितनी एनर्जी चली गई। तो हमें यहाँ पर एनर्जी और यहाँ पर एनर्जी दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो एनर्जी फ्लो आ जाएगा वो। तो आपके पास देखो कितना है, तो यहाँ पर आपके पास टेम्परेचर है टी और यहाँ पर आपके पास T-dt। तो दोनों का अपन ने डिफरेंस निकाल लिया। ओके, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा NC/K/4 ओके, ये अपने पास यहाँ पे इसका आंसर आ जाएगा। अब इसी तरह से ये आपने देखो ये कितनी एनर्जी फ्लो हुई है, ये बी से ए की तरफ एनर्जी फ्लो हुई है। सिमिलरली आपके पास एक लेयर ऊपर थी सी, अगर मैं पूछूं बी से सी की तरफ एनर्जी कितनी फ्लो हुई, सपोज आप इसे R1 बोल दो और ये आपकी है B2A में कितनी एनर्जी फ्लो हो गई। सिमिलरली अगर अपन R2 निकालें तो वो मिलेगा -NC/K/dt/4 और ये जाएगा B2C। अब ये कैसे आया, ये थोड़ा सा देख लो। इसमें भी आप क्या करेंगे, NC/6 लेंगे और 3/2 K लेंगे, लेकिन टेम्परेचर ऊपर वाली दो लेयर का लेंगे, तो T-T+dt करना है। उसमें से T-dt को माइनस किया, इसमें T+dt को माइनस करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -NC/KT/4। तो इस बार अब इसका मतलब क्या होता है कि ये रही बी लेयर, तो इससे एनर्जी नीचे भी ट्रांसफर हो रही है और इससे एनर्जी ऊपर भी ट्रांसफर हो रही है। तो अगर हम नेट फ्लो देखें, परिणामी एनर्जी जो है वो किधर जा रही है, और सपोज हम ऊपर की डायरेक्शन में निकालना चाह रहे हैं कि ऊपर टोटल कितना गया है, तो नीचे कितना आ रहा था R1, ऊपर कितना जा रहा था R2। दोनों के कंबाइंड इफेक्ट की वजह से टोटल फ्लो अगर ऊपर की डायरेक्शन में निकालोगे तो ऊपर वाले को पॉजिटिव लेना पड़ेगा। तो नेट फ्लो हमारा R कितना हो जाएगा, R2 जो कि ऊपर जा रहा है माइनस R1, क्योंकि R1 को उसमें से आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि R1 हमारा नीचे जा रहा था, तो माइनस कर देते हैं। चलिए, सो R2 की वैल्यू है -NC/4 KDT -NC/K/4 DT। R2 में तो ऑलरेडी नेगेटिव था, R1 पॉजिटिव था, लेकिन माइनस साइन हमने किया है तो माइनस आ जाएगा। तो ये इसको टोटल करेंगे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये आपके पास कितना आ रहा है -NC/2 KDT। ये आपके पास R का फॉर्मूला आ चुका है। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब अगर आप यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पर देखो ये आपकी लेयर है, मान लीजिए टेम्परेचर ग्रेडियंट अपन निकालते हैं, ये आपके पास बी है, ये आपके पास सी है, ये आपके पास ए है। ओके, आप क्या करेंगे, कोई से भी दो लेयर, क्योंकि आप बी से सी भी उतनी ही डिस्टेंस पे, अब आपने टोटल नेट फ्लो निकाला है। अब नेट फ्लो किधर आ रहा है आपका, ऊपर की डायरेक्शन में आ रहा है। ऊपर का मतलब बी से सी को, क्योंकि जो बी से ए जा रहा था उसको तो हमने माइनस कर दिया, तो नेट फ्लो हमारा बी से सी की तरफ आ रहा है। तो बी से सी की तरफ अगर मैं पूछूं B2C आपका टेम्परेचर ग्रेडियंट,
टेम्परेचर ग्रेडियंट का मतलब होता है ताप प्रवणता। तो देखो टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो आपके पास होता है कि कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करने से टेम्परेचर में कितना चेंज हो गया। तो आपको क्या करना है, मान लीजिए आपके पास टेम्परेचर ग्रेडियंट को अपन देख रहे हैं तो उसे रिप्रेजेंट करते हैं dt अपॉन dz। क्योंकि आप z दिशा में चल रहे हो तो दूरी कौन सी ली है हमने, z ली है, और चेंज किस में ले रहे हो आप, टेम्परेचर में। सो हम क्या ले रहे हैं, b टू c में लेना है। तो जब आप देखो यहाँ का टेम्परेचर है T और यहाँ का टेम्परेचर है T प्लस dt, तो जब आप B से C में गए तो टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया, टेम्परेचर में चेंज आ गया dt का। यहाँ से यहाँ तक जाने में टेम्परेचर में कितना चेंज आ गया, dt का आ चुका है। और B से C तक जाने में डिस्टेंस आपने कितनी ट्रेवल कर ली, लैम्डा। मैंने कहा था यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस लैम्डा है, तो ये आपके पास आ गया dt अपॉन लैम्डा। तो अगर अपन r की वैल्यू देखें तो जो r है, एक फॉर्मूला तो हमें इक्वेशन 1 से मिल गया, और इन जनरल वैसे जो r होता है, ध्यान रखना r हमेशा समानुपाती होता है dt अपॉन dz के। अब ये क्यों समानुपाती होता है, इसका एग्जांपल आप यहाँ से देखिए। सपोज आपने एक रोड ली है, उसका टेम्परेचर यहाँ पे T1 है, यहाँ पे T2 है, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ z बराबर 0 है और यहाँ पर आप z की वैल्यू z रख लेते हैं मान लीजिए, तो अगर इस सिरे को आप गर्म करते हो, ये हॉट है राइट, इसका टेम्परेचर मान लीजिए आपने रखा है 80 डिग्री सेंटीग्रेड और इसका टेम्परेचर मान लीजिए कितना है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 80 से 40 में क्या हो जाएगा, हीट का फ्लो होगा राइट। तो सपोज आपके पास हीट यहाँ पर फ्लो हुई Q1। अब अगर मैं कहूं कि 80 की बजाय आप इसका टेम्परेचर कर दीजिए 150 और उसका 40 रखो, और अब हीट फ्लो हो रही है Q2। अब मैं आपसे पूछूं कि बताइए Q1 का मान ज्यादा आएगा या Q2 का। तो जब Q1 आपने देखा तो आपने कहा था कि इधर 80 है इधर 40 है तो हीट थोड़ी कम फ्लो होगी, इधर 150 है इधर 40 है तो हीट ज्यादा फ्लो होगी। तो आप क्या कहेंगे कि हीट का मान बढ़ गया अगर हमने उनका टेम्परेचर बढ़ा दिया। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा, तो यहाँ से यहाँ तक कि z बराबर 0 और z बराबर z, दूरी तो सेम ही है। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि dt बाई dz कितना होगा, तो Q1 के केस में क्या हो जाएगा, 40 का डिफरेंस आ रहा है और डिस्टेंस हो गई z। और सेकंड Q2 के केस में कितना हो जाएगा, Q2 के केस में डिफरेंस आपके पास एज यू कैन सी 11 उसका आ रहा है, 100 से भी ज्यादा आ रहा है, 110 आ रहा है ना। सो 110 का आ रहा है और z अभी भी यही है। तो dt बाई dz का मान कौन से केस में ज्यादा है, सेकंड केस में ज्यादा है। तो जितना ज्यादा dt बाई dz होता है उतनी ही ज्यादा मात्रा में हीट फ्लो होता है। और R हमारा क्या था, एक यूनिट टाइम में यूनिट एरिया से कितनी हीट फ्लो हुई, तो ये हीट फ्लो को ही रिप्रेजेंट करता है। तो अगर आप dt बाई dz की मान बढ़ा दोगे तो R का मान भी बढ़ जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं कि जो R है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है dt अपॉन dz के। ओके, नाउ जब हम इस साइन को हटाएंगे तो हमें कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, और वो कांस्टेंट हम यूज करते हैं, सपोज करो k dt अपॉन dz, बट हम यहाँ पर लगाएंगे माइनस साइन। अब सबसे पहले इस k को बाद में देखेंगे, पहले माइनस बता देती हूँ माइनस क्यों लगाया। देखो आपके पास जब भी आप y एंड x में ग्राफ प्लॉट करते हो, तो अगर x बढ़ाने से आपका y बढ़ता जाता है तो आप कहते हो कि dy बाई dx की वैल्यू पॉजिटिव है, x बढ़ाने से y बढ़ता है तो dy बाई dx पॉजिटिव आता है। लेकिन अगर dy बाई dx में x बढ़ाने से y डिक्रीज होता है तो हम क्या लेते हैं, इसको नेगेटिव साइन लेते हैं। अब यहाँ पे आपके पास क्या हो रहा है, z बराबर 0 यहाँ है और z बराबर z की वैल्यू यहाँ पे है। यहाँ पर आपका टेम्परेचर सपोज करो T1 है और यहाँ पर आपका टेम्परेचर की T2 है। हमें पता है कि अगर हीट इधर से इधर जा रही है तो ये हाई टेम्परेचर पे होगा। तो सपोज ये आपका 100 पे है, ये लो टेम्परेचर पे होगा, आपका 20 पे है। तो अगर आप इस सिरे को गर्म करेंगे तो हीट का फ्लो होना तो शुरू हो जाएगा। पर आप मुझे खुद बताइए कि यहाँ कहीं पे टेम्परेचर 100 से ज्यादा हो सकता है क्या, नहीं होगा। सपोज यहाँ पर टेम्परेचर आपको मिलेगा 80, यहाँ तक आते आते 60, यहाँ तक आते आते 40 और वहां तक आते आते 20, क्योंकि टेम्परेचर का यही सीन रहने वाला है। अगर आप इस सिरे को गर्म करोगे तो ये सबसे ज्यादा टेम्परेचर पे होगा, हाईएस्ट पे। तो आप देखो जैसे जैसे आप z बढ़ा रहे हो, क्योंकि z इक्वल टू 0 है, सपोज यहाँ z इक्वल टू 2, z इक्वल टू 4, z इक्वल टू 6, तो जैसे जैसे आप z की वैल्यू बढ़ा रहे हो टेम्परेचर आपका क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। 100 से 80, 80 से 60, 60 से 40। सो आपका देखो z बढ़ाने पर टेम्परेचर की वैल्यू डिक्रीज हो रही है, इसलिए dt बाई dz के आगे हमने कौन सा साइन लगाया है, नेगेटिव साइन लगाया है। ओके, तो ये माइनस साइन आ जाएगा। और ये जो हमने यहाँ पे k के साथ में ये जो k अपन ने रिप्रेजेंट किया है, इसे हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। ओके, ऊष्मा चालकता गुणांक। और ये जो k होता है ये दो टाइप का होता है, KEL
और के पीएच। इसमें वही फर्क है कि अगर आप मेटल की रोड ले रहे हो, कंडक्टर ले रहे हो, तो ये वाला पार्ट डोमिनेट करेगा, क्योंकि जब हम कंडक्टर लेते हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन हीट लेता है और सीधा खुद ही जाके अगले वाले सिरे पे ट्रांसफर कर देता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन आसानी से मूव कर सकते हैं कंडक्टर के अंदर। लेकिन अगर आपने कोई दूसरा मटेरियल लिया है, नॉन कंडक्टर लिया है, जिसमें कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, तो उसमें अगर आप इस सिरे को गर्म करोगे तो हीट धीरे धीरे फ्लो होगी, और इलेक्ट्रॉन तो है नहीं, तो कौन हीट को ट्रांसफर कर रहा है? फोनोन कर रहा है। तो ये आपके पास लेटिस थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट होता है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक थर्मल कंडक्टिविटी का कोफिशिएंट होता है, यानी ये जालक ऊष्मा चालकता गुणांक है, और ये आपके पास इलेक्ट्रॉनिक ऊष्मा चालकता गुणांक है। जो इस टॉपिक में हम पढ़ रहे हैं वो फोनोन की वजह से पढ़ रहे हैं। तो आपके पास आर की वैल्यू हम क्या लिखेंगे? हमारे पास क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो ये वाला पोर्शन तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो हमारे पास माइनस के पी एच डी टी अपॉन डी जेड यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो ये चीज हमने यहाँ पर कर ली है। अब अगेन यहाँ पर इसकी वैल्यू निकालते हैं, तो हम किस किस के बीच में कर रहे हैं? हम बी और सी लेयर के बीच में कर रहे हैं। इन दोनों के बीच में टेम्परेचर का डिफरेंस है डी टी, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस दूरी जो है वो कितनी है? लेमडा। तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी? के पी एच डी टी अपॉन लेमडा। ये इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 को देखते हैं। इक्वेशन नंबर 1 हमें मिली थी, इक्वेशन नंबर 1 यहीं पे लिख देती हूँ। वो हमें मिला था एन सी बार के अपॉन 4 डी टी, सॉरी 2 मिला था हमें यहाँ पे ये हमें इक्वेशन नंबर 1 मिली थी। सो इक्वेशन 2 और 1 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है। देखो इक्वेशन 2 और 1 का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, तो राइट हैंड साइड भी क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिखेंगे के फोनोन डी टी अपॉन लेमडा माइनस एन सी बार के अपॉन 2 डी टी। सो डी टी से डी टी आपका कैंसिल आउट हो रहा है, माइनस से माइनस आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी? के फोनोन की वैल्यू मिल जाएगी। और के फोनोन की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी? देखो एन सी बार के लेमडा अपॉन 2। ये वाला के है बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ये फ्री पाथ है, ये स्पीड था, ये नंबर ऑफ फोनोन इन यूनिट वॉल्यूम, और 2 तो कांस्टेंट है। ओके, सो ये आपके पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन हो गया एन सी बार के लेमडा अपॉन। एग्जाम में डायरेक्टली आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का फॉर्मूला डिराइव करो, या फिर ये फॉर्मूला देके पूछा जा सकता है कि इसको प्रूव करो। एक और फॉर्मूला होता है, देखो जो स्पेसिफिक हीट होता है हमारे पास, स्पेसिफिक हीट या फिर हीट कैपेसिटी ले लो, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, नियत आयतन पर ऊष्माधारिता, सीवी का फॉर्मूला आपने देखा होगा, ये होता है डी यू बाई डी टी। ये होता है डी यू बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट वॉल्यूम हमारे पास होता है। अब यू क्या होता है? इंटरनल एनर्जी होता है, आंतरिक ऊर्जा होता है। और हमने अभी अभी देखा है कि एक पार्टिकल के पास एनर्जी कितनी है? 3/2 kT है। तो अगर मान लीजिए आपके पास कितने पार्टिकल है? n पार्टिकल है, तो उनकी जो एनर्जी है वो कितनी हो जाएगी आपके पास? n 3/2 kT हो जाएगी। ये u का मान है आपके पास, ओके, इंटरनल एनर्जी का मान। सो cv का मान कितना आएगा आपके पास? d बाई डी टी 3/2 n kT। कितना आ रहा है आपके पास? 3/2 n k। ओके, 3/2 n के आपके पास cv का मान आ रहा है। अब यहाँ पर देखो आप, के फोनोन के फॉर्मूले में आपके पास आ रहा है एन सी बार के लेमडा अपॉन 2। आपको क्या करना है? ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे 3 से डिवाइड कर दो। ओके, अब ये देखना यहाँ पे 3/2 ले लिया साथ में, 3/2 के साथ में n को भी ले लिया, और साथ में k को भी ले लिया। तो यहाँ पर आपके पास मान लीजिए कितना आ रहा है, ये देखो 3/2 n के। तो 3/2 n और k, इन सबको मिला के हम क्या लिख सकते हैं? इनकी बजाय हम cv लिख सकते हैं। बचे हुए टर्म को पहले लिख लेते हैं। नीचे वाला 3 बच गया, 1/3 ले लिया। ये सी बार कहीं पर नहीं आया, सी बार को भी ले लिया। लेमडा भी कहीं पर नहीं आया, लेमडा को भी ले लिया। अब बचे हुए टर्म को हमने क्या लिख लिया? 3/2 n के है, तो उसकी बजाय हम cv लिख देते हैं। तो ध्यान रखना, या तो आपके पास दोनों ही फॉर्मूले आ सकते हैं। सबसे ज्यादा फेमस फॉर्मूला यही है, 1/3 CV C बार लेमडा। तो ये हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी का डेरिवेशन, और इसी के साथ हमारा थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल का जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था वो हमारा ये उसका लास्ट टॉपिक ही है। नेक्स्ट उसके अंदर हम मे बी इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज या फिर कुछ और देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। तो चलिए, थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड बाय।